Now, today we will continue with the preliminary concepts of Indian Evidence Act, which are very essential for you to know in order to even begin the grasping the conceptual law that is contained within the Indian Evidence Act. Because when you will be reading the judgment, when you will be practicing inside the courtrooms, and when you will be actually, sitting on a judicial chair, you should be having knowledge about such terms. And it is only with this knowledge that you will be able to excel in the field of law. ठीक है, ये preliminary concepts are very essential before you even begin reading the Indian Evidence Act. तो हम आते हैं अब स्टॉक विटनेस पे. व्हाट इज़ अ स्टॉक विटनेस? सी, इसको पहले एक इलस्ट्रेशन की तरह से समझिए, फिर मैं आपको एक्चुअल डेफिनेशन देता हूँ. कि मान लीजिए पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उस पर एक केस बनाया. अब केस बना के उन्हें अब पता है अक्यूज्ड को और चार्जशीट और जितना भी एविडेंस है सारा कोर्ट में सबमिट करना है. अब उनको ये बात पता है कि कोई एविडेंस नहीं मिला है उन्हें अक्यूज्ड के खिलाफ. तो ऐसे केस में अपने केस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि कुछ स्टॉक विटनेसेस रखते हैं. स्टॉक विटनेस क्या होता है? जैसे आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जब किसी शॉप पे जाते हैं तो कहते नहीं है कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का या नहीं. तो अगर दुकानदार कहता है हाँ, तो आप उससे कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं. वैसे ही प्रोसिक्यूशन एजेंसी भी कुछ स्टॉक विटनेसेस रखती है जस्ट टू फिल द माइनर गैप इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और टू मेक द केस स्ट्रॉन्गर. तो मान लीजिए उसी इलस्ट्रेशन में कोर्ट में जब केस गया तो प्रोसिक्यूशन एजेंसी क्या करती है, स्टॉक विटनेस का भी नाम डाल देती है कि ये जो है ना अक्यूज्ड के खिलाफ गवाही देगा. अब स्टॉक विटनेस एक्चुअल विटनेस नहीं है क्राइम सीन का, ना वो अक्यूज्ड के बारे में कुछ जानता है, पर उसको पुलिस ने बता दिया है कि तुम्हें क्या बोलना है. उसको प्रोसिक्यूशन ने समझा दिया है कि आपसे जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो आपको ये बातें बोलनी है और इसके अलावा कुछ नहीं बोलना है. ठीक है, तो ये जो सिखा पढ़ा के भेजने वाला ये जो स्टॉक विटनेस है, ये जब टेस्टिमनी आके कोर्ट में देगा तो इसकी टेस्टिमनी की क्रेडिबिलिटी नहीं होगी अगर कोर्ट को पता चल गया स्टॉक विटनेस है. ये बात याद रखिएगा. ठीक है, तो स्टॉक विटनेस इन रियलिटी इज नॉट अ विटनेस. ये बस एक तरीके से विटनेस की तरह लाया जाता है कोर्ट में इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन. ठीक है, इनमें पुलिस इनको ट्यूटर करती है कि बताती है कि इनको क्या बोलना है. इनको ट्रेन किया जाता है टू गिव एन एविडेंस विच इज सूटेबल टू द केस ऑफ द प्रोसिक्यूशन. ठीक है, एंड ऑल्सो उनको ये भी बताया जाता है कि उन्हें क्या बोलना है क्रॉस एग्जामिनेशन में और क्या बिल्कुल भी नहीं बोलना है क्रॉस एग्जामिनेशन में. तो अगर ये जो सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो गई तो ऐसे विटनेस को लेके आप एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं कि ये स्टॉक विटनेस है. अब बात ये आती है कि स्टॉक विटनेस तो आपने बोल तो दिया, साबित कैसे करेंगे? साबित करने का ये तरीका है कि जो डिफेंस है, डिफेंस को कोर्ट को ये दिखाना होगा कि ये जो विटनेस जिसको प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है ये पिछले और भी कई केसेस में अपीयर किया है और हर केस में उसने प्रोसिक्यूशन के फेवर में ही गवाही दी है, पुलिस के फेवर में ही गवाही दी है. और पुलिस और प्रोसिक्यूशन रेगुलरली इनको अलग अलग केसेस में यूज़ करते हैं गवाही देने के लिए. तो इससे कोर्ट एक इन्फेरेंस कास्ट कर सकता है कि येस दिस पर्सन कैन बी अ स्टॉक विटनेस. वो सस्पिशियस हो जाएगा और फिर ऐसे केस में उसकी टेस्टिमनी पे रिलायंस नहीं रखेगा. ये बात याद रखिएगा. द कोर्ट विल नॉट अकॉर्ड रिलायंस टू द टेस्टिमनी ऑफ सच स्टॉक विटनेस. ऑलराइट, आई विल गिव यू अ डेफिनेशन. सो अ स्टॉक विटनेस are persons who are maintained by police or the prosecution agency who offer their services in order to give a testimony favorable to the prosecution's case. ठीक है, so these are those persons which are kept by police or executive agency or the prosecution agency who offer their services to give a testimony favorable to the prosecution's case. All right, so in other words sometimes they can be called professional witnesses as well. ये गवाही देना को एकदम प्रोफेशन ही बना लिए. ठीक है, सो अ स्टॉक विटनेस के कुछ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. फर्स्ट,
Stock witness is trained to give evidence suitable to the prosecution's case. Second, they are tutored to speak what the police requires of them to speak. Third, they are also instructed by the police as to what they should speak in the cross-examination and what they should not speak in the cross-examination. Fourth is, if such witness is not used for the purpose of proving the offense itself, then he is used to speak about the missing links in the chain of circumstantial evidences. Alright, because sometimes what happens that the prosecution is very smart. What they do is they do not use the stock witness in order to prove the offense itself. Alright, they don't use the stock witness as if that he is an eye witness. ठीक है, तो prosecution ये नहीं करता है कि इसको आई विटनेस की तरह प्रोड्यूस कर देते हैं तो केस साबित हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक रिस्क है. उसमें रिस्क ये है कि डिफेंस के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, चीज़ें डिस्प्रूव करना. अक्सर होता है कोर्ट रूम के अंदर के स्टॉक विटनेस आई विटनेस की तरह लाया जा रहा है, इवन दो ही इज़ नॉट एन आई विटनेस. लेकिन जो स्मार्ट प्रोसिक्यूशन होता है, ठीक है, जो स्मार्ट प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है, पता है क्या करती है? वो उसको आई विटनेस की तरह नहीं प्रोड्यूस करती है, वो उसको प्रोड्यूस करती है एज अ लिंक इन द चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ये कैसे होगा? तो ऐसा स्टॉक विटनेस, अब मान लीजिए कोई एक मर्डर का केस है, अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे अगर केस बेस्ड है तो इसका मतलब आई विटनेस नहीं है ऑफेंस का. तो स्टॉक विटनेस मान लीजिए अक्यूज के खिलाफ ऐसी गवाही देता है जिसमें मान लीजिए ये स्टेटमेंट है कि अक्यूज्ड पर्सन ने उससे बोला था कि वो डिसीज्ड से बदला लेगा. ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि अक्यूज्ड ने मुझसे बोला था, मान लीजिए मैं स्टॉक विटनेस हूँ, मैं कोर्ट में गवाही दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अक्यूज्ड ने मुझसे बोला था कि वो डिसीज्ड से बदला लेगा. ठीक है, अब देखिए ये अपने में कोई ऑफेंस नहीं प्रूव कर रहा है, लेकिन ये एक तरीके से एक लिंक फॉर्म कर रहा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में. तो अगर मर्डर केस है तो ऐसा स्टॉक विटनेस अगर पकड़ा ना जाए तो उसका ये एविडेंस जो है ना एक लिंक बन जाएगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में. ठीक है, सिमिलरली अगर मी एज अ स्टॉक विटनेस सेज कि आई सॉ द अक्यूज्ड near the house of the deceased around the same time when the deceased was murdered. ठीक है, he is not an eye witness. वो जो गैप्स है ना प्रोसिक्यूशन के केस में उसको फिल कर रहा है. ठीक है, तो ये दोनों तरीकों के लिए स्टॉक विटनेस यूज़ किया जा सकता है. स्टॉक विटनेस कभी कभी आई विटनेस की तरह प्रोड्यूस कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू प्रूव द प्रोसिक्यूशन केस, कभी कभी वो यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू फिल द लैक्यूनाइन प्रोसिक्यूशन केस एंड टू प्रोवाइड द मिसिंग लिंक्स इन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. दोनों पर्पज़ के लिए वो यूज़ किया जा सकता है. ध्यान रखिएगा, ऐसे जो स्टॉक विटनेस होते हैं इनकी टेस्टिमनी की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है. ठीक है, और अगर कोर्ट ने पा लिया कि स्टॉक विटनेस है और झूठी गवाही दे रहा है तो प्रोसिक्यूशन फॉर परजरी हो जाएगा. ठीक है, एंड whoever पुलिस ऑफिसर वाज इन्वॉल्व वो ट्यूटर्ड हिम टू स्पीक दैट वे, उनके खिलाफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी और अबेटमेंट का भी चार्ज लगेगा फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस इनसाइड द कोर्ट रूम. ध्यान रखिएगा, स्टॉक विटनेस ना आजकल सबसे ज़्यादा एनडीपीएस केस में यूज़ किए जाते हैं. मतलब जनरली आईपीसी के प्रोसिक्यूशन में भी यूज़ किए जाते हैं, पर एनडीपीएस के केस में सबसे ज़्यादा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है स्टॉक विटनेस यूज़ करना. तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक ओकेजन थी कश्मीर सिंह वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में ये बताने की कि व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ एविडेंस ऑफ स्टॉक विटनेस. तो बहुत फ़नी आंसर दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने. दिल्ली हाई कोर्ट ने आंसर दिया पैरा 14 ऑफ द जजमेंट में कि द आंसर में बी गिवन स्ट्रेट अवे, नथिंग, कोई वर्थ नहीं है उसके एविडेंस की. ठीक है, एंड दिस रीज़न लाइज इन द वेरी कंसेप्ट ऑफ स्टॉक विटनेस. और उन्होंने जस्टिस कृष्णा अय्यर का एक स्टेटमेंट यूज़ किया प्रेमचंद पानीवाला केस में कि अ स्टॉक विटनेस इज़ अ रेगुलर पेडलर ऑफ परजरी वो इज़ ऑन पुलिस सर्विस. ठीक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि स्टॉक विटनेस की टेस्टिमनी की ज़ीरो वैल्यू होती है. पकड़ लिया कोर्ट ने, परजरी का प्रोसिक्यूशन 100% होगा. अब एक और चीज़ याद रखिएगा, अब मैं आपको थोड़ा दूसरे साइड ले चलता हूँ.
अब स्टॉक विटनेस की टेस्टिमनी इफेक्ट हो जाती तो मैंने आपको बताया कि उसको आप साबित कैसे करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा मियर एलिगेशन दैट द विटनेस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज अ स्टॉक विटनेस इज नॉट एनफ। आपको दिखाना होगा कि वो कैसे स्टॉक विटनेस है, क्या उसने प्रीवियसली कई केसेस में डिपोज किया है प्रोसिक्यूशन के फेवर में हैं, और क्या वो कई केसेस में अपीयर किया है एज अ विटनेस, तब कोर्ट सस्पिशियस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक पब्लिक विटनेस को देखा और एलिगेशन लगा दिया कि नहीं 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 ये पब्लिक विटनेस नहीं है, ये तो स्टॉक विटनेस है, ये एलिगेशन एनफ नहीं होगा, ठीक है, कोर्ट आपका एलिगेशन नहीं मानेगा। नाउ नेक्स्ट वी कम टू पुलिस विटनेस। जब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आता है कोर्ट रूम में और डिपोज करता है, तो उसके स्टेटमेंट की एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी? एक चीज़ का याद रखिएगा कि पहली बात तो पुलिस विटनेस कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, ना CRPC में ना एविडेंस एक्ट में। तो पुलिस ऑफिसर जनरली कौन होता है कि अ पुलिस ऑफिसर इज द वन who first is capable of exercising authority over the person, and secondly such person has the power to enforce some of the legal provisions under a penal statute। ठीक, एक तीसरी चीज़ और होती है पुलिस ऑफिसर को समझने के लिए कि he has the power to send a police report or a charge sheet as it's envisaged by section 173 of the CRPC। अभी ये बस सुनने के लिए समझिए, इस पर पैनिक मत होइएगा कि CRPC में जा रहा है, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड इट। ये 3 पैरामीटर होते हैं। तो बहुत इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए एक केस है, केस में आयो जो होता है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर होता है, वो तो आएगा ही डिपोज करने, वो तो बताएगा ही उसने क्या इन्वेस्टिगेशन की, उसने अक्यूज़ड को कैसे पकड़ा। तो वो लगभग हर केस में 99.99% केसेस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ज़रूर आके गवाही देता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या पुलिस ऑफिसर का जो स्टेटमेंट है उस पर रिलाई किया जा सकता है? अब देखिए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया है C. रोनाल्ड वर्सेस स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि देयर इज़ नो प्रिंसिपल ऑफ लॉ that a statement made in court by a police personnel has to be disbelieved. It may not be believed. It is not that all policemen will tell lies. There are some good and bad people in every walks of life. And similarly, there are good and bad policemen as well. Court cannot assume that every statement made by the policeman is necessarily false. ठीक है, ये तो आप पोजीशन ऑफ लॉ याद रखिएगा। लॉ कभी भी ये नहीं कहता कि पुलिसमैन की टेस्टिमनी पे आप रिलाई नहीं कर सकते, लॉ ये कहीं नहीं कहता। लेकिन प्रैक्टिस प्रोसीजर्स क्या कहते हैं कि आपको पुलिस पर्सनल की टेस्टिमनी को बहुत कॉशन से लेना है और कॉशन से स्क्रूटनाइज करना है। सिमिलरली इन मधु एलियास मधुरनाथा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इट वाज हेल्ड that evidence of police officials cannot be discarded merely on the ground that they belong to the police force or either are interested in investigation or the prosecution. However, as far as possible, the corroboration of their evidence on material particulars should be sought. तो अगर आपको इस पॉइंट पे कभी भी कोई केस कोट करना है तो मधु वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का कोट कर दीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे से 4 लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल एम्फेसाइज किया है कि जनरल ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि आप पुलिस ऑफिसर्स के एविडेंस डिस्कार्ड कर देंगे मेरली ऑन द ग्राउंड दैट दे बिलोंग टू द पुलिस फोर्स और आइदर आर इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिगेशन और द प्रोसिक्यूशन। लेकिन यू हैव टू हैव corroboration ऑफ देयर एविडेंस ऑन मटेरियल पर्टिकुलर्स, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज कोट दिस लॉ प्रिंसिपल। इस पर कुछ और भी केस बताता हूँ। इन प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इट वाज हेल्ड that there is no bar in recording the conviction by relying upon the statements of police officers. The statement of police officials are to be weighed on the same scale as that of others. Witnesses, of course, the statement of police officials are to be scrutinized with due care and caution. Similarly, in Gora Singh versus State of Punjab, again, the Supreme Court said that the mere fact that a public witness is associated at the time of disclosure statement and recoveries has not been examined is no ground to disbelieve the consistent testimony of the investigation officer and the head constable, ठीक है।
ये मेयरली बिकॉज पब्लिक विटनेस या पंच विटनेस आके नहीं डिपोज किए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पुलिस ऑफिसर जो कंसिस्टेंट टेस्टिमनी दे रहा है और पूरी तरीके से उसकी टेस्टिमनी सर्कमस्टेंसेस से वेरीफाई भी हो रही है, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आप तब डिसबिलीव कर लें क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट या पंच विटनेस नहीं है उसके सपोर्ट में। अभी मैं पंच विटनेस पे भी आऊँगा, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। In this case, again, the court said that the police witnesses are said to be partisan witness as they are interested in the success of the trap laid by them. But it cannot be said that they are accomplices. Their evidence must be tested in the same way as any other interested witnesses is tested, and the court may look for independent corroboration before convicting the accused person. ठीक? Then comes सुरेश कुमार versus state of हिमाचल प्रदेश। अब इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? There is no bar in recording the conviction by relying upon the statements of police officers. The statement of the police officers are to be weighed in the same scale as that of any other witness. However, their statements are to be scrutinized with due care and caution. ठीक? अब एक केस ले लीजिए सुमित तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब यहाँ पे accused was convicted on the testimony of the official witnesses which resulted in recovery of 70 kg of poppy। ठीक है। अब आप NDPS एक्ट में जानते हैं कि you cannot have such commercial quantities of poppy as it's a banned narcotic substance। अब इस केस में पुलिस की टेस्टिमनी पे ही कन्विक्शन हुआ था, ठीक है। ऑफिशियल टेस्टिमनी भी कभी कभी कहा जाता है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि एज अ रूल तो हम डिज़ायर करते हैं कि देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट विटनेस, पर जब कोई इंडिपेंडेंट विटनेस अवेलेबल है ही नहीं और पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट कोर्ट को रिलायबल लगता है और ये भी फैक्ट पे एस्टैब्लिश हो जाता है दैट देयर इज़ नो एनिमोसिटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन, देन द कन्विक्शन बेस्ड ऑन सच स्टेटमेंट कैन नॉट बी फॉल्टेड। ठीक है। अब देखिए इस केस में दो और ख़ास बातें थी। एक तो स्पॉट पे सीजर हुआ था 70 kg ऑफ पॉपी का, ठीक है। पॉपी को अगर आप नहीं जानते तो अफीम की बात कर रहा हूँ मैं। तो अफीम की रिकवरी हुई थी 70 kg की। दैट इज़ अ कमर्शियल क्वांटिटी इज दैट इज़ नॉट अलाउड। तो जब ये रिकवरी हुई स्पॉट पे तो कोर्ट ने सर्कमस्टेंसेस भी तो देखे पुलिस के पॉइंट ऑफ व्यू को करॉबरेट करने के लिए कि पुलिस प्लांट तो नहीं कर देगी 70 kg ऑफ अफीम ऑन दैट पर्सन, ऑब्वियसली राइट। तो कोर्ट ने सर्कमस्टेंसेस को देखा, वे किया, पुलिस ऑफिसर की टेस्टिमनी देखी, उसने देखा कि रिलायबल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेरीफाइबल है। अब कोर्ट ने बोला कि जब इनकी टेस्टिमनी हमें क्रेडिबल लग रही है तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर कन्विक्शन इवन दो देयर इज़ नो इंडिपेंडेंट विटनेस इन दिस केस। अब एक बात याद रखिएगा, एट द एंड ऑफ अ डे क्या मेन चीज़ होती है? एट द एंड ऑफ द डे यही चीज़ होती है कि कोर्ट क्या विटनेस की टेस्टिमनी पे क्रेडिबिलिटी एम्फसाइज कर रहा है या नहीं, ये मेन चीज़ होती है। क्रेडिबिलिटी का एम्फसिस, इफ द कोर्ट बिलीव्स दैट द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस इज क्रेडिबल देन द कोर्ट इज विद इन इट्स अथॉरिटी टू कंप्लीटली रिलाई अपॉन इट। और वहीं पे कोर्ट को लगता है कि अगर इनकी टेस्टिमनी वो अनरिलायबल है या इनक्रेडिबल है देन इन दैट सिचुएशन इट विल नॉट रिलाई अपॉन इट। ठीक है। एट द एंड ऑफ अ डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द क्रेडिबिलिटी। कोर्ट विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है विटनेस का। ठीक है। यहाँ पे जज का फैक्ट फाइंडिंग रोल, जज की मैच्योरिटी बहुत मेजर रोल प्ले करती है। सिमिलरली इन रोहताश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अगेन द कोर्ट reiterated the same principle that the evidence of police witness must be subject to scrutiny. The evidence of police officer cannot be discarded merely on the ground that they belong to the police force or are either interested in investigation or are interested in the prosecuting agencies. However, as far as possible, corroboration of their evidence on material particulars should be sought. And there is no prohibition to the effect that a policeman cannot be a witness or that their deposition cannot be relied upon. ऐसा law prohibition नहीं करता है कि one cannot rely on the testimony of the police personnel. ये याद रखिएगा, there is no prohibition in law to the effect that the testimony of the policeman cannot be relied upon. ठीक है।
it is only the rule of prudence or the rule of practice which requires a greater scrutiny and greater analysis of the evidence of the police official, and it is a rule of prudence which requires courts to at least have corroboration of the testimony of the police officer in material particulars. Now corroboration can be done by either of two means. First is an independent witness which corroborates the testimony of the police officer. Second is corroboration by the material particulars is done through circumstantial evidence. ठीक है, ध्यान रखिएगा, corroboration can be done by other witnesses also and by the circumstantial evidence as well. So always remember, there is no principle of law that says that the statement of policemen cannot be relied upon or is to be disbelieved. ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है. एंड डू नॉट कन्फ्यूज द स्टेटमेंट ऑफ पुलिस और द एविडेंस ऑफ पुलिस पर्सनल विद कन्फेशन. कन्फेशन से मत कन्फ्यूज़ करिएगा. यहाँ पे हम विटनेस की पोजीशन की बात कर रहे हैं, ये इसकी बात नहीं कर रहे हैं कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर. कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर इज़ बार्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर कन्फेशन दी गई है पुलिस ऑफिसर को, देन सच कन्फेशन कैन नॉट बी प्रूव्ड. ठीक है, वहाँ पे कन्फेशन की बात है. यहाँ पे हम विटनेस और उसकी टेस्टिमनी की बात कर रहे हैं. दीज आर टोटली डिफरेंट थिंग्स. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. नाउ आई कम टू द प्रिंसिपल ऑफ इंजर्ड विटनेस. नाउ हु इज़ एन इंजर्ड विटनेस? अब इसको एक इलस्ट्रेशन से समझिए कि मान लीजिए ए ने बी पे हमला किया जान से मारने के लिए. ए ने चाकू भोंका बी के कंधे पे मारने के लिए उसको. अब जब चाकू भोंक दिया तो अचानक लोग आ गए, हड़बड़ी मच गई, ए डर के भाग गया. अब बी पे तो जानलेवा हमला किया था, उसने केस किया ए पे. अब जब कोर्ट में आके बी गवाही देगा ना कि उसके साथ क्या हुआ, तो वहाँ पे जो उसकी टेस्टिमनी है वो इंजर्ड विटनेस की है, क्योंकि उसको इंजरी हुई है. अब ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है हर केस में जो विटनेस हो वो विक्टिम ही हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इंजर्ड विटनेस विक्टिम ही होगा. इंजर्ड विटनेस और भी अलग लोग हो सकते हैं. लेट अस सपोज कि अगर इसी केस में ए जो है सक्सीड कर जाता बी की जान लेने में, बी मर जाता, तो भाई बी थोड़ी ना गवाही दे पाता है एज एन इंजर्ड विटनेस. तो लेट अस सपोज बी की हालत देख के सी उसको बचाने आता है और ए सी को भी एक स्टैब वुंड देता है, सी बच जाता है. ऐसे केस में जब बी के मर्डर का ट्रायल हो रहा होगा और ए अक्यूज्ड होगा, तो सी की टेस्टिमनी भी इंजर्ड विटनेस की टेस्टिमनी होगी. ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको इंजरी हुई है. तो ध्यान रखिएगा, इंजर्ड विटनेस का टर्म सिर्फ विक्टिम पे कन्फाइंड नहीं है, ये हर उस विटनेस को कवर करता है जिसको एक क्रिमिनल ट्रांजैक्शन में इंजरी हुई है. यहाँ पे इंजरी फिजिकल इंजरी की बात कर रहे हैं, या आईपीसी के सेक्शन 44 वाली इंजरी की बात नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे फिजिकल इंजरी, फिजिकल हार्म की बात कर रहा हूँ. सो जनरली वी टॉक अबाउट द इंजर्ड विटनेस एज अ विटनेस who himself becomes a victim to the crime. And then the court believes that such person is better capacitated to narrate the sequence of the crime scene and how he came within the domain of crime. What was he doing at that place? What was he doing at that place at that hour? Was he there accidentally, or was he there due to the act of the accused, etc., etc. These are some of the common questions which are asked to the injured witness. But at the end of the day, what is the worth of the testimony of the injured witness? Injured witness testimony is of a very high value. बहुत हाई क्रेडिबिलिटी होती है इंजर्ड विटनेस की टेस्टिमनी की. जनरली हम लोग विक्टिम के सेंस में बात करते हैं कि इंजर्ड विटनेस विक्टिम ही होता है, लेकिन दिस टर्म इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द विक्टिम. अगर विक्टिम मर गया और किसी और विटनेस को भी चोट लगी है इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ दैट क्रिमिनल ट्रांजैक्शन, तो वो इंजर्ड विटनेस भी कोर्ट में जब आएगा, ही विल बी इन द पोजीशन ऑफ एन इंजर्ड विटनेस. ठीक है, तो इंजरी जो विटनेस को होती है, इट इज़ ट्रीटेड एज अ बिल्ट इन गारंटी ऑफ हिज प्रेजेंस एज द सीन ऑफ द क्राइम. अगर विटनेस को इंजरी हुई है तो कोर्ट एक चीज़ पे तो कंफर्म हो जाता है कि ये सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद था, तभी तो इंजरी हुई है. और सीन ऑफ क्राइम पे जब मौजूद था तो इसका मतलब वो आई विटनेस भी है, और अगर आई विटनेस है और साथ में इंजरी भी है तो दे आर वेरी स्मॉल चांसेस कि वो रियल अक्यूज्ड को बच के जाने देगा. ठीक है, तो ऐसे केस में कोर्ट है इंजर्ड विटनेस की टेस्टिमनी पे बहुत अच्छे से रिलाई करता है.
अब एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर माइनर कॉन्ट्रडिक्शन है इंजर्ड विटनेस की टेस्टिमनी में या माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं, मटेरियल नहीं, माइनर, तब ऐसी सिचुएशन में वो ट्रिवियल कॉन्ट्रडिक्शंस और ओमिशंस कोर्ट को मैटर नहीं करते, ठीक है। तब भी इंजर्ड विटनेस की टेस्टिमनी पे पूरी तरीके से कोर्ट रिलाई कर सकता है और उस पर कन्विक्शन भी बेस कर सकता है। यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। इंजर्ड विटनेस की टेस्टिमनी बहुत हाई लेवल की मानी जाती है। इस पे कोर्ट का ये कहना है कि टेस्टिमनी ऑफ एन इंजर्ड विटनेस कैन बी एक्टेड अपॉन इवन विदाउट एनी corroboration as he is having a special status in law. Such a witness comes with a built-in guarantee of his presence at the scene of the crime and is unlikely to spare the actual assailant in order to falsely implicate someone. The evidence of the injured witness should be relied upon as a general rule unless there are grounds for the rejection of his evidence on the basis of major contradiction and discrepancy. ध्यान रखिए, माइनर कॉन्ट्राडिक्शन और डिस्क्रिपेंसी एविडेंशियरी वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे या टेस्टिमोनियल वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मेजर कॉन्ट्राडिक्शन और डिस्क्रिपेंसी एविडेंशियरी वैल्यू को बहुत अच्छे से अफेक्ट कर देते हैं। अब किसी केस में क्या मेजर कॉन्ट्राडिक्शन होगा या डिस्क्रिपेंसी होगी, ये आपको पता चलेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ केस में, और क्या माइनर कॉन्ट्राडिक्शन या डिस्क्रिपेंसी होगी ये भी आपको पता चलेगा इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, ठीक है। एक रूल याद रखिएगा, और ये पॉइंट सारे विटनेस पे अप्लाई होता है कि it is only the major contradictions and discrepancy which have the effect of eroding the credibility of the testimony, ठीक है, not the minor or trivial discrepancies or contradiction which has the effect of eroding the testimony. Minor contradictions will not erode the testimony, while major contradictions will erode the testimony. ये सारे witnesses पे ये रूल अप्लाई होता है, चाहे वो नेचुरल विटनेस हो, रिलेटिव विटनेस हो, इंजर्ड विटनेस हो, ऑफिशियल विटनेस हो, पुलिस विटनेस हो। इसमें स्टॉक विटनेस इसलिए नहीं आता क्योंकि स्टॉक विटनेस तो वैसे ही झूठा होता है, ठीक है। तो स्टॉक विटनेस पे तो वैसे ही रिलाई नहीं करना, तो क्या आप मेजर या माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस की बात ही नहीं है उसमें। स्टॉक विटनेस में बाय डिफ़ॉल्ट झूठा होता है, एक बार अगर डिक्लेरेशन मिल गया तो। सेम इज़ द केस ऑफ हॉस्टाइल एविडेंस, अगर उसकी टेस्टिमनी में मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है देन द क्रेडिबिलिटी विल बी इरोडेड, माइनर कॉन्ट्रडिक्शन है तो क्रेडिबिलिटी उतनी अफेक्ट नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू इज़ अ चांस विटनेस। अब चांस विटनेस क्या होता है? अब चांस विटनेस इज़ अ विटनेस हु हैपन्स टू बी ऑन द सीन ऑफ ऑफेंस बाय चांस, नॉट बाय एनी पर्पस और डिज़ाइन, ठीक है, ये डेफिनेशन है। अ चांस विटनेस इज़ द विटनेस हु हैपन्स टू बी ऑन द सीन ऑफ ऑफेंस और द सीन ऑफ क्राइम बाय चांस एंड नॉट बाय एनी पर्पस ऑफ डिज़ाइन. Chance witness is not an unreal witness, nor a planted witness, nor a stock witness. It may be that he is an honest and independent person. The witness who is merely a chance witness, his testimony cannot be considered to be unworthy of evidence or unworthy of credence. A witness who is merely a chance witness, his evidence cannot be considered to be unworthy of credence. ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, चांस विटनेस अगर आपको नहीं समझ में आए तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट अस पुट यू इन दैट सिचुएशन. लेट अस सपोज आप अपनी कोचिंग या स्कूल और कॉलेज के लिए जा रहे हैं. अब रास्ते में कॉलेज जाने से पहले आप एक बी पॉइंट है उस पर रोकते हैं, ठीक है. आप रोज़ उस पॉइंट से निकलते हैं, तो उस बी पॉइंट पे आप देखते हैं कि ए सी का मर्डर कर रहा है. आप कहीं पीछे छुप जाते हैं किसी शेल्टर के पास और फिर पूरा क्राइम सीन देखते हैं. बाद में जब सी मर जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, आप पुलिस आपको बुलाती है, आप उसको बताते हैं कि आपने पूरा क्राइम सीन विटनेस किया है, ठीक है. फिर आपसे सवाल होता है कोर्ट रूम के अंदर कि आप सीन ऑफ क्राइम पे क्या कर रहे थे. डिफेंस तो यही कहेगा आपसे कि आप सीन ऑफ क्राइम पे क्या कर रहे थे. आप तो स्टॉक विटनेस हैं, आपको पुलिस ने प्लांट किया है, आप हो ही नहीं सकते. आप सीन ऑफ क्राइम पे कैसे पहुँचे. तब आप ऐसी सिचुएशन में बोलेंगे कि मैं सीन ऑफ क्राइम एकदम सोच के नहीं गया था कि वहाँ पे क्राइम होने वाला था, मैं तो उस रास्ते से निकलता था जनरली, तो बाय चांस मैं उस स्पॉट पे प्रेजेंट था, बाय चांस मैं उसी टाइम पे प्रेजेंट था जिस टाइम ये मर्डर कमिट हुआ. तो आपको चांस विटनेस लेबल किया जाएगा और आपकी जो एविडेंशियरी वैल्यू होगी वो उन्हीं पैरामीटर्स पे डिसाइड की जाएगी एज इफ एनी अदर विटनेस, ठीक है.
कोई भी जो दूसरा विटनेस होता है उसी के अकॉर्डेंस आपकी एविडेंशियरी वैल्यू डिटरमाइन की जाएगी, जो है टचस्टोन ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, देखा जाएगा कि आपका जो एविडेंस है कितना रिलायबल है, उसकी वेरासिटी कितनी है, क्या वो करॉबरेट हो रहा है, क्या आपकी टेस्टिनी में कोई कॉन्ट्राडिक्शंस के क्या कोई मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं है, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। लेकिन चूंकि आप सीन ऑफ क्राइम पे बाय चांस प्रेजेंट थे, है ना, बाय लक, तो दैट इज़ वाई यू आर टर्म्ड एज अ चांस विटनेस। अब चांस विटनेस की टेस्टिमनी की क्रेडिबिलिटी क्या है? अब मदन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का इस पर एक जजमेंट है, उसमें बहुत आराम से ये बात बोली गई है कि अगर स्टेटमेंट ऑफ चांस विटनेस डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, तब उस पर कन्विक्शन नहीं हो सकता है। बताया ना मैंने, एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। तो अगर कोर्ट चांस विटनेस की टेस्टिमनी से सेटिस्फाइड नहीं है तो कन्विक्शन नहीं होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि वो सच नहीं बोल रहा है तो कन्विक्शन नहीं होगा। बट अगर कोर्ट को लगता है कि चांस विटनेस सच बोल रहा है, उसकी टेस्टिमनी रिलायबल है और फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से करॉबरेट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कैन रिलाई अपॉन इट। ठीक है, तो कोर्ट इस मामले में जो प्रिंसिपल रखा है चांस विटनेस के मामले में, उसने बस इतना बोला है कि चांस विटनेस एविडेंस मे बी रिलायबल डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस एंड द capacity and the proximity to see an offense which is being committed. When the offense took place in broad daylight and the residents witnesses, their presence at the spot cannot be termed to be unnatural. अगर broad daylight दिन दहाड़े कोई क्राइम हो रहा है, आपने देख लिया, तो at that situation ये थोड़ी ना कहा जाता है कि आप स्टॉक विटनेस है या आपकी प्रेजेंस वहाँ पे अननेचुरल है या आप बाय डिज़ाइन वहाँ पे प्रेजेंट थे, एसेट्रा। ये सारी चीज़ें नहीं मैटर करती। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द चांस विटनेस विल बी डिटरमाइन इन अकॉर्डेंस टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। अगर कोर्ट को लगता है कि उसकी टेस्टिमनी रिलायबल है, इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस, तो कन्विक्शन होगा उसी की टेस्टिमनी पे अलोन। चांस विटनेस की टेस्टिमनी पे ही कन्विक्शन हो सकता है इफ़ इट इंस्पायर्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, इफ हिज स्टेटमेंट इज corroborated by the material in the material particulars, corroboration has been completed in material particulars, there are no contradictions in his testimony and his testimony is also verified by other facts as well। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बिलीव कर लेगा चांस विटनेस को और उसकी टेस्टिमनी पे कन्विक्ट कर लेगा। पर कॉन्ट्रा, if the statement of the chance witness does not inspire confidence, then it is not sufficient to base conviction। ठीक है, तो at the end of the day it all boils down to the credibility and the confidence of the court। Next issue is independent witness। and who is independent witness? अब देखिए, इंडिपेंडेंट विटनेस वो होता है जो ना प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है ना वो डिफेंस से रिलेटेड है, वो इंडिपेंडेंट है, ही इज़ अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। तो लेट अस सपोज उसने कोई क्राइम देखा, ठीक है, तो ना वो प्रोसिक्यूशन की किसी एजेंसी से रिलेटेड है, ना वो ऑफिशियल विटनेस है, ना वो पुलिस ऑफिसर है, ना वो इंजर्ड विटनेस है, ना ही इज़ इंटरेस्टेड इन सीइंग द आउटकम ऑफ द ऑफेंस। तो ऐसी सिचुएशन में वो इंडिपेंडेंट विटनेस कहा जा सकता है इफ़ इज़ नाइदर रिलेटेड टू द प्रोसिक्यूशन इन एनी वे नॉर रिलेटेड टू द डिफेंस इन एनी वे। वो न्यूट्रल है, ना वो डिफेंस से रिलेटेड है ना वो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो टेस्टिमनी देता है इंडिपेंडेंट विटनेस, तो उसकी टेस्टिमनी की भी बहुत हाई वैल्यू होती है। अब ध्यान रखिए, हर केस में इंडिपेंडेंट विटनेस तो मिलता नहीं है, मिल जाता है तो अच्छी बात होती है, लेकिन ऐसा मत समझ लीजिएगा कि किसी भी केस को साबित करने के लिए इंडिपेंडेंट विटनेस ही चाहिए। यू कैन इवन प्रूव अ केस इवन विदाउट एन इंडिपेंडेंट विटनेस, और ज़्यादातर केस बिना इंडिपेंडेंट विटनेस की टेस्टिमनी के ही प्रूव होते हैं। ठीक है, तो जनरली इंडिपेंडेंट विटनेस जो होते हैं ना, वो कोर्ट के मैटर में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं। कभी कभी कुछ लोग बहुत होते हैं जो बहुत करेजियस होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ राइटियसनेस बहुत होता है, तो वो क्या करते हैं, वो अपीयर कर जाते हैं इन ऑर्डर टू विंडिकेट द ट्रुथ। ये करने के लिए वो अपीयर हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में अगर इंडिपेंडेंट विटनेस का एविडेंस कोर्ट में आता है, तो ऐसे में कोर्ट बहुत रिलायंस एम्फसाइज करता है उनकी टेस्टिमनी पे। लेकिन अगर नहीं भी आता है तब भी इट इज़ नॉट फेटल टू द प्रोसिक्यूशन और डिफेंस। ठीक है, non-examination of an independent witness is not considered a serious lacuna
in the prosecution's case. ठीक है, examination of independent witness is a rule of prudence, not a rule of necessity, if assuming if he is available. ठीक है, so that is the position of independent witness. Now next we come to natural witness. Who is a natural witness? Now natural witness is a witness whose presence at the scene of crime or spot is natural in the given circumstances. तो लेट अस सपोज आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, रोज 9 to 5 रहते हैं वहाँ पे, तो मान लीजिए यूनिवर्सिटी के प्रीसिंक्ट्स में ही एक ऑफेंस कमिट होता है मर्डर का, एंड यू आर अ विटनेस टू इट. तो ऐसे में आप अगर टेस्टिमनी कोर्ट में देंगे तो आप नेचुरल विटनेस कहलाएंगे, क्योंकि आपका जो प्रेजेंस है उस स्पॉट पे वो नेचुरल है. क्योंकि जिस टाइम पे मर्डर हुआ, लेट अस सपोज 9 to 5 के बीच में हुआ, मतलब उस टाइम के बीच जिस टाइम पे आप यूनिवर्सिटी में अपनी क्लासेस ले रहे होते हैं, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी में मर्डर हुआ. तो ऐसी सिचुएशन में यू विल बी इन द पोजीशन ऑफ अ नेचुरल विटनेस. ऑलराइट, यू विल बी अ नेचुरल विटनेस बिकॉज योर प्रेजेंस एट दैट स्पॉट इज नेचुरल. यू आर नॉट अ चांस विटनेस. आप बाय चांस वहाँ पे अपीयर नहीं कर गए कि तुक्के से, गलती से या थ्रू लक यू आर एट दैट स्पॉट. आप तो उस यूनिवर्सिटी में उतने टाइम रहते ही थे, तो आपने देख लिया. ठीक है, वैसे ही यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी गार्ड भी नेचुरल विटनेस होगा, क्योंकि वो भी उसी वक्त यूनिवर्सिटी में रहता है. तो अगर ये लोग जब मान लीजिए यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स में सबके सामने मर्डर कमिट होते हुए देखते हैं, तो दीज विल बी टर्म्ड एज नेचुरल विटनेस. सिमिलरली किसी की फैमिली के अंडर अगर मर्डर हो रहा है और फैमिली मेम्बर्स ही अगर टेस्टिमनी दे रहे हैं अक्यूज्ड के खिलाफ, एंड दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, तो वो 3 कैपेसिटी को एम्ब्रेस करते हैं. फर्स्ट इज रिलेटेड विटनेस, क्योंकि रिलेशन में है. सेकंड इज नेचुरल विटनेस, क्योंकि फैमिली के अंडर जब मर्डर हुआ है एक ही घर के अंदर, तो इसका मतलब प्रेजेंस एट द सीन ऑफ स्पॉट इज नेचुरल, राइट. तो नेचुरल विटनेस भी हुए. एंड थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी जो वो एम्ब्रेस कर सकते हैं, अगर उनका टेस्टिमनी बहुत अच्छी है, तो वो आई विटनेस भी हो सकते हैं एंड स्टर्लिंग विटनेस की कैपेसिटी में भी जा सकते हैं. ठीक है, अभी स्टर्लिंग विटनेस मैं आपको डिफाइन करता हूँ. स्टर्लिंग विटनेस की कैपेसिटी की जो टेस्टिमनी है उसको हाईएस्ट लेवल पे रखता है कोर्ट. तो आप नेचुरल विटनेस का पॉइंट समझ गए होंगे कि अ विटनेस हुज प्रेजेंस एट द सीन ऑफ क्राइम और स्पॉट इज नेचुरल इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस. ठीक है, तो अब इस पे एक केस जान लीजिए, गणेश के गुलवे एसेट्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 21 अगस्त, डिसाइडेड ऑन 21 अगस्त 2002. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द एविडेंस द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बेयर इन माइंड द सेटअप एंड द इन्वायरमेंट इन विच द क्राइम इज कमिटेड, द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द विटनेस, the overzealousness of some of the near relations to ensure that everyone even remotely connected to the crime be also convicted, everyone's different way of narration of the same facts. These are only the illustrative instances which the court has to keep in mind. Bearing in mind these broad principles, the evidence is required to be appreciated to find out what part of the evidence represents the true and correct state of affairs. ठीक है, ये कोर्ट की ड्यूटी है. तो देखिए, अक्सर नेचुरल विटनेस की कैटेगरी में फैमिली मेम्बर्स भी आ जाते हैं, रिलेटिव्स भी आ जाते हैं. अगर लेट अस सपोज फैमिली एक साथ रहती है और हाउस के अंदर ही मर्डर कमिट हुआ हो या कोई ऑफेंस कमिट हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड विटनेस भी होते हैं, नेचुरल विटनेस भी होते हैं, क्योंकि प्रेजेंस एट दैट स्पॉट इज नेचुरल. ठीक है, सो दैट इज़ द पॉइंट. नेक्स्ट इज स्टर्लिंग विटनेस. अब स्टर्लिंग विटनेस इज दैट विटनेस whose testimony is of a very high quality and caliber and whose version is ordinarily unassailable. ठीक है, उसकी टेस्टिमनी इस लेवल की होती है कि उसकी टेस्टिमनी अनअसेलेबल हो जाती है. ठीक है, मतलब उसको काटा ना जा सके. उसकी जो टेस्टिमनी इतनी स्ट्रांग है कि हर फैक्ट से corroborate हो रही है और कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. क्रॉस एग्जामिनेशन भी एकदम अच्छे से सर्वाइव कर लेता है वो. क्रेडिबिलिटी उसकी 0% अफेक्ट होती है. तो ऐसी जो टेस्टिमनी होती है उसको कोर्ट स्टर्लिंग टेस्टिमनी कहता है, और ऐसा विटनेस जो टेस्टिमनी दे रहा है उसको स्टर्लिंग विटनेस कहता है. सो कोर्ट कंसिडर्स द वर्जन ऑफ सच स्टर्लिंग विटनेस to be of a very high quality, and court mandates that the evidence of such witness should be accepted
ऑन इट्स फेस वैल्यू अलोन विदाउट एनी हेजिटेशन. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टर्लिंग विटनेस एक बार कोर्ट ने मान लिया, स्टर्लिंग का मतलब समझते होंगे आप, चमकदार. स्टर्लिंग विटनेस अगर मान लिया तो कोर्ट फिर ये कह देगा कि येस वी कैन एक्सेप्ट हिज टेस्टिमनी ऑन द फेस वैल्यू अलोन. ठीक है. नाउ हाउ विल यू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सच अ विटनेस? हाउ विल यू डिटरमाइन दैट? फॉर दिस रीजन द स्टेटस ऑफ द विटनेस वुड बी इमटेरियल. एक बात का तो ध्यान रखिएगा, उसमें विटनेस का स्टेटस नहीं देखा जाता कि वो उसकी पब्लिक लाइफ में क्या सिचुएशन है या स्टेटस है, ये नहीं देखा जाता है. देखा ये जाता है कि वो सच कितना बोल रहा है. ठीक है, इट इज़ द ट्रुथफुलनेस विच इज़ डिटरमाइंड. और उसके पर्पस के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ स्टेटमेंट देखा जाता है राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टिल द एंड. Namely, at the time when the witness makes the initial statement and ultimately before the court. Then it should also be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. Qua का मतलब अभी जान लीजिए, ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है कोर्ट में. qua का मतलब होता है इनकैपेसिटी. So it should be natural and consistent with the case of the prosecution qua the accused. There should not be any prevarication in the version of such witness. That is very essential. There should not be any embellishment in the evidence of such witness. The witness should be in a position to withstand a cross-examination of any length and strenuous as it may be. And under no circumstances should he give any room for doubt as to factum of the occurrence and the person involved as well as sequence of it. Then such a version should also have correlation with each and every one of other supporting material such as recovery made, weapons used, manner of offense committed, scientific evidence, expert opinion and all the other material facts and circumstances which are relevant to the case. तो उसकी जो टेस्टिमनी है, इन सारे जो पॉइंट्स अभी मैंने बताए, वेपन्स, रिकवरीज, मैनर ऑफ द ऑफेंस कमिटेड, साइंटिफिक एविडेंस, एक्सपर्ट ओपिनियन और भी अदर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, वो सारे पॉइंट्स से एकदम मिलनी चाहिए, कोरिलेट करनी चाहिए, इन अ सेंस corroborate भी होनी चाहिए. देन द वर्जन ऑफ सच स्टर्लिंग विटनेस should also be consistently be matching with the version of every other witness. It can even be stated that it should be akin to the test applied in the case of circumstantial evidence, where there should not be any missing link in the chain of circumstances to hold the accused guilty of the offense alleged against him. Only if the version of such witness qualifies the test that I have mentioned just now, as well as the other similar test regarding what the court mentions, only then such witness can be called a sterling witness. ठीक है, whose version can be accepted by court without the need for corroboration, and in that circumstances court may use the testimony of the sterling witness alone to convict the accused person. Now, to be more precise, the version of sterling witness should remain intact while all the other attendant materials, namely oral, documentary and the material objects, should match with the version in the material particulars in order to enable the court trying the offense to rely on the Cohn version to sieve the other supporting materials for holding the offender guilty of the charge alleged. Now, this was the position of law which was held by the Supreme Court in Rai Sandeep alias Deepu versus State. ठीक है, reported in volume number 8 Supreme Court cases year 2012 page number 21. तो आपने क्या क्या एलिमेंट निकाले स्टर्लिंग विटनेस की टेस्टिमनी से? पहला, क्वालिटी ऑफ एविडेंस ऑफ सच विटनेस इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथफुलनेस नॉट स्टेटस. दूसरा, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट टू द लास्ट स्टेटमेंट इनसाइड द कोर्ट. Third is ability to withstand even the strenuous of cross examinations and under no circumstances should give any room for doubt. Then there should be a correlation of the testimony of such witness with the materials such as recoveries made, weapons used, manner of offense committed, scientific evidence and expert opinion. Then
Sterling witness testimony should also be consistently be matching with the testimony of every other witness, and circumstances and facts of the case should also give a hint that the testimony of such witness is the probable one. Only in that scenario a witness would be termed as sterling witness, and the court can rely on the testimony of the sterling witness on the face value alone and without the need of corroboration convict the accused person on that basis. ठीक है, अब एक और पॉइंट पे आता हूँ कि कितने विटनेस चाहिए आपको एक केस प्रूव करने के लिए. अब इसका आंसर आपको मिलता है सेक्शन 134 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में, जो कहता है कि नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर प्रूविंग अ केस. तो इसका क्या मतलब है कि कन्विक्शन बेस किया जा सकता है इवन ऑन द सिंगल विटनेस टेस्टिमनी. एक सिंगल विटनेस की टेस्टिमनी पे भी कन्विक्शन हो सकता है. करॉबरेशन नेसेसरी होता है जहाँ पे एविडेंस या टेस्टिमनी कोड को इनकम्प्लीट लगती है, लेकिन लॉ क्या कहता है कि लॉ क्वालिटी पे फोकस कर रहा है. सेक्शन 134 एक तरीके से कह रहा है इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द विटनेस विच मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी ऑफ इट. ठीक है, सो अंडर सेक्शन 134 नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस आर टू बी रिक्वायर्ड. एक सिंगल विटनेस भी केस प्रूव कर सकता है. ठीक है, और तब कन्विक्शन इलीगल नहीं कहलाएगा. यस, ये भी जान लीजिए कि अगर विटनेस एक भी नहीं है तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी केस प्रूव हो सकता है. लेकिन 134 नंबर ऑफ विटनेस को लेके बात करता है, तो उसी कंटेक्स्ट में मैंने बताना सही समझा. ध्यान रखिएगा, अगर टेस्टिमनी कोर्ट को रिलायबल लगती है, कोर्ट कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है, तो कोर्ट कन्विक्ट कर सकता है बहुत आराम से उस पर. अब आप प्रोसिक्यूशन विटनेस समझ गए होंगे. प्रोसिक्यूशन विटनेस वो होते हैं जो प्रोसिक्यूशन की साइड से आते हैं और प्रोसिक्यूशन के फेवर में टेस्टिमनी देते हैं इन ऑर्डर टू कन्विक्ट द अक्यूज पर्सन. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ये स्टॉक विटनेस नहीं होते. प्रोसिक्यूशन विटनेस वो विटनेसेस होते हैं जिनको प्रोसिक्यूशन प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू प्रूव द केस अगेंस्ट द अक्यूज. डिफेंस विटनेस वो होते हैं जो जिनको अक्यूज प्रोड्यूस करता है या डिफेंस प्रोड्यूस करता है इन ऑर्डर टू प्रूव हिज इनोसेंस. ठीक है, एक आता है एक्सपर्ट विटनेस. अभी एक्सपर्ट विटनेस क्या होते हैं? एक्सपर्ट विटनेस आपको पता है ओपिनियन ऑफ एविडेंस लिया, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लिया जाता है. एविडेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज टेकन इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक्सपर्ट विटनेस जो होता है वो स्पेशलिस्ट विटनेस होता है. ये विटनेस ऑफ रियलिटी नहीं है. ये जैसे मान लीजिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो फ्रेम कर रहा है, बैलिस्टिक रिपोर्ट जो फ्रेम कर रहा है, जो आपका डीएनए रिपोर्ट या डीएनए सैंपल एनालाइज करता है फिर उसको लेके कोर्ट में टेस्टिमनी देता है, तो ये सारे लोग एक्सपर्ट विटनेस हैं. ये एक साइंस की स्पेसिफिक फील्ड को मास्टर करके उसके बेसिस पे एविडेंस देते हैं. एंड सच एक्सपर्ट्स टेस्टिमनी कैन बी यूज टू प्रूव अ केस, टू प्रूव और डिसप्रूव अ केस डिपेंडिंग ऑन व्हाट द केस में बी. ठीक है, प्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, डिसप्रूव करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है. अब एक चीज़ मैं आपको अभी बता दूं, वैसे ये एक्सपर्ट विटनेस अपने में एक बड़ा टॉपिक है. सेक्शन 45 पे जब हम आएंगे तब हम उसको डिटेल में डील करेंगे. अभी एक शॉर्ट पॉइंट बता देता हूं कि जहां पे ओक्यूलर टेस्टिमनी और एक्सपर्ट विटनेस की टेस्टिमनी कोलाइड करती हैं, ठीक है, कि मतलब एक आई विटनेस है वो इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस ऑफ द कोर्ट, और एक एक्सपर्ट विटनेस है जो प्रोबेबिलिटीज़ या एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कोई कंक्लूजन बता रहा है. ठीक है, इज़ नॉट एन आई विटनेस. वो मान लीजिए कोई एविडेंस देता है कोर्ट में और ऑक्यूलर विटनेस उसका टोटल ऑपोजिट एविडेंस देता है कोर्ट में. तो जब दोनों एविडेंस के बीच में टकराव होगा तो ऑक्यूलर टेस्टिमनी एज अ जनरल रूल इज एक्सेप्टेड. ठीक है, ऑक्यूलर टेस्टिमनी एज अ जनरल रूल overrides the testimony of the expert witness, assuming that the person who is giving the ocular testimony is reliable and inspires confidence of the court. जहाँ पे ocular testimony reliable नहीं है वहाँ पे तो obviously रोड नहीं करेगी एक्सपर्ट की टेस्टिमनी को. लेकिन जहाँ पे ocular testimony reliable है और एक्सपर्ट एविडेंस और ocular testimony are in conflict with one another, तो कोर्ट जो है ocular testimony को प्रेफरेंस देगा. क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट विटनेस इज़ नॉट रियली एन एविडेंस ऑफ द रियलिटी, इज़ नॉट एक्चुअली द विटनेस ऑफ द रियलिटी. ठीक है, एक्सपर्ट विटनेस ओपिनियंस का एविडेंस देता है, एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है. ठीक है, दैट इज़ वाई प्रेफरेंस इज मोर गिवन टू द ऑक्यूलर टेस्टिमनी ऑफ द आई विटनेस अकाउंट्स एज कंपेयर टू योर एक्सपर्ट विटनेस, अज्यूमिंग देयर इज़ अ केस फॉर कॉन्फ्लिक्ट.
तो एक्सपर्ट विटनेस की टेस्टिमनी कहाँ रेलेवेंट है? सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट लिया जाता है। अब एक चीज़ आती है पंच विटनेस। अब ये सीआरपीसी में ज़्यादा होता है, पर पंच विटनेस आते हैं ट्रायल में, ये बात याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी पंचनामा प्रिपेयर होता है ना, पंचनामा इज अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट पंच विटनेस सीज, एंड द सेम कैन बी प्रूव्ड ओनली व्हेन सच पंच stands in the witness box and testifies on oath as to what they saw during the पंचनामा। ठीक, अब आपको इसका एक इलस्ट्रेशन देता हूँ, आप इलस्ट्रेशन के बेसिस पे समझ जाएंगे। अब मान लीजिए पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में एक ड्रग रैकेट है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 2 रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी को लेके जाते हैं जो पंच विटनेस कहलाएंगे आगे चल के। वो जाते हैं, पुलिस ऑफिसर जाते हैं, ये रिस्पेक्टेबल मेंबर्स को अपने साथ लेके जाते और एक रेड मारते हैं स्पॉट पे। फिर वहाँ पे रेड मारते हैं तो कुछ लोग अरेस्ट होते हैं, कई चीज़ें सीज होती हैं और एक इन्वेंट्री मेमो प्रिपेयर किया जाता है। अब इन्वेंट्री मेमो प्रिपेयर करने के बाद जो पंच विटनेस होते हैं वो एक पंचनामा पे साइन करते हैं, पंचनामा पे एक सिग्नेचर करते हैं। अब देखिए, पंचनामा ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं करेगा फैक्ट्स को, ठीक है। पंचनामा पे उस सीजर क्या उन्होंने देखा, सीजर हुआ, इन्वेंट्री मेमो प्रिपेयर हुआ, कौन कौन अरेस्ट हुए, फिर उस पर 2 रिस्पेक्टेबल मेंबर्स सिग्नेचर करते हैं पंचनामा पे, रिकवरी मेमो पे। उसके बाद पुलिस जो है, प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है, वो कोर्ट में जाती है, पंचनामा देती है और वो चाहती है कि जो उसने सीजर किया है ना, उसको और अच्छे से प्रूव करे, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि डिफेंस जो है ना अभी ये एलिगेशन लगाएगा कि ये जो सीजर है कॉन्ट्राबैंड मटेरियल्स का, वो अक्यूज पे प्लांट किया है पुलिस ने। तो इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि ऐसा एलिगेशन ना लगे, तो पुलिस और प्रोसिक्यूशन एजेंसी ये चाहती है कि पंच विटनेस आके गवाही दें। तो पंच विटनेस जब आके गवाही देंगे, ठीक है, तो वो डिस्क्राइब करेंगे कि उन्होंने क्या देखा जब रेड मारी गई और सीजर हुआ, तो वो ये डिस्क्राइब करते हैं। और उसके बाद वो जो पंचनामा है उसका यूज़ किया जा सकता है। तो पंचनामा क्या होता है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ व्हाट पंच विटनेस सीज एंड सेम कैन बी प्रूव्ड ओनली व्हेन सच पंचा स्टैंड इन द विटनेस बॉक्स एंड टेस्टिफाई ऑन ओथ एज टू व्हाट दे सॉ ड्यूरिंग द पंचनामा। ठीक है, द मेन इंटेंशन बिहाइंड कंडक्टिंग पंचनामा इज टू गार्ड द केस फ्रॉम अनफेयर डीलिंग्स ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स। अब देखिए, टैक्स में भी टैक्स रेट्स जब पड़ती हैं तब भी पंच विटनेस होते हैं और कई एक्ट्स में होते हैं। तो सीआरपीसी में जो आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है उसमें सेक्शन 100 देखिएगा, उसमें पंच विटनेस हैं। उनको बोला नहीं जाता है पंच विटनेस हैं, उनको डिस्क्राइब किया गया है इंडिपेंडेंट एंड रिस्पेक्टेबल मेंबर्स ऑफ द लोकेलिटी और द सोसाइटी, वो ऐसे डिस्क्राइब किए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में उनको पंच विटनेस बोला जाता है। ठीक है, ये बात मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया था, जब मैं कोर्ट गया था तब मुझे समझ में आया। तो पंचनामा को कैसे यूज़ किया जाता है? पंचनामा कैन बी यूज्ड एज अ corroborative पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, वो सब्सटैंशिव एविडेंस नहीं कहलाता है। और जो है पंचनामा आप जानते हैं तभी यूज़ किया जा सकता है corroboration के लिए, जब पंच विटनेस कोर्ट में आके गवाही देते हैं। किस पॉइंट पे? उस पॉइंट पे कि उन्होंने सीजर या रेड के दौरान क्या देखा। ठीक है, देन पंचनामा कैन बी यूज फॉर corroboration। corroboration कहाँ पे होता है? corroboration होता है सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंडर, सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और corroboration सेक्शन 156 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में भी होता है प्राइमरली। वैसे और भी सेक्शन है corroboration के, लेकिन 157 और 156 प्राइमरली यूज़ किए जाते हैं। पंचनामा जो अभी इस केस में जो बात कर रहे हैं उसमें सेक्शन 157 लगेगा, क्योंकि 157 इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बोलता है? 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट बोलता है फॉर्मर स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस में बी प्रूव टू corroborate लेटर टेस्टिमनी ऑफ द सेम फैक्ट। तो ये जो सेक्शन है 157 का, ये मोस्ट पॉपुलर सेक्शन है विच इज़ यूज्ड फॉर corroboration। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पंच विटनेस भी हो गया। अब हम आते हैं टेप रिकॉर्डेड एविडेंस पे। ये मैं चाहता हूँ चीज़ें थोड़ी थोड़ी डील हो जाएं अभी से ही, जिससे आपके लिए थोड़ा आगे आसानी हो। अब देखिए, टेप रिकॉर्डेड एविडेंस के बारे में एक चीज़ जान जाइए
कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन इज एडमिसिबल प्रोवाइडेड फर्स्ट दैट द कन्वर्जेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल रेलेवेंट टू द मैटर्स इन इशू। ठीक है, वो एडमिसिबल तब होगा जब पहली चीज़ ये ज़रूरी है साबित करने के लिए कि जो कन्वर्जेशन है जो टेप रिकॉर्डेड एविडेंस में है इट इज़ रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू। सेकेंडली देर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस, and thirdly the accuracy of the tape recorded conversation is proved by eliminating the possibility of erasing the tape record. A contemporaneous tape record of a relevant conversation is a relevant fact and is admissible under section 8 of the Indian Evidence Act, and it is also res geste under section 6. It is also comparable to the photograph of a relevant incident, एंड टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन इज ऑल्सो रेलिवेंट अंडर सेक्शन 7। तो आपको क्या मिलता है कि एक कंटेम्परेरियस टेप रिकॉर्डेड रेलिवेंट कन्वर्जेशन एक रेलिवेंट फैक्ट होता है एंड इट इज़ एडमिसिबल अंडर सेक्शन 6, 7 एंड 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अभी चीज़ें जान लीजिए, क्योंकि जब वो सारी एक्ट डिफाइन होते हैं फिर जब सेक्शन समझाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसको में इम्प्लाइडली रीड करनी होंगी। ठीक है, अब इसको लेके मैं कुछ केस बताऊंगा अभी आपको, जैसे यूसुफ इस्माइल नागरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उस पर भी आऊँगा। अभी एक और चीज़ जान लीजिए कि ऐसा है जो एविडेंस है ना टेप रिकॉर्डेड एविडेंस, अगर मान लीजिए पुलिस ने वहाँ पे टेप रिकॉर्डेड डाल दिया था, सीन ऑफ क्राइम से भाग गए जस्ट टू मेक श्योर कि जो अक्यूज पर्सन है वो अपने आप चीज़ें बोलें, तो सच स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी नॉट बी हिट बाय सेक्शन 162 ऑफ द CRPC। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। Now I come to the case of Yusuf Ali Ismail Nagari versus State of Maharashtra. What happened in this case? In this case, appellant, who was Yusuf Ali, offered a bribe to Sheikh, a municipal clerk. Sheikh informed the police. The police laid a trap. Sheikh called Nagari at the residence. The police kept a tape recorder concealed in another room. The tape was kept in the custody of police inspector. Sheikh gave evidence of the talk. The tape recorded evidence corroborated his testimony, and the talk which was contained in tape record was regarding bribes. ठीक है, यूसुफ अली ब्राइब की बात कर रहे थे शेख से, अब वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। फिर शेख ने भी कोर्ट में आके उसी के फेवर में गवाही दी और पुलिस और प्रोसिक्यूशन एजेंसी ने टेप रिकॉर्ड को एविडेंस की तरह पेश करने की कोशिश की। अब आप जानते हैं डिफेंस ऑब्जेक्शन तो लेगा ही, तो उस पर कोर्ट ने फिर एक प्रिंसिपल रिइटरेट किया और बोला कि फर्स्ट कोर्ट विल फाइंड आउट दैट क्या टेप रिकॉर्ड जेन्युइन है, इज़ इट फ्री फ्रॉम टैम्परिंग और म्यूटिलेशन। सेकेंडली कोर्ट में ऑल्सो सिक्योर scrupulous conduct and behavior on behalf of police officers. The reason is that a police officer is more likely to behave properly if improperly obtained evidence is liable to be viewed with care and caution by the judge. So in every case, the position of the accused, the nature of the investigation, the gravity of the offense must be judged in the light of the material facts and the surrounding circumstances. आपको अगर कोई केस कोट करना है, आप यूसुफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कोट कर सकते हैं टेप रिकॉर्डेड एविडेंस में, क्योंकि इसके सवाल आते हैं, या RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कोट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई केस कोट करना है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कोट करिएगा, बहुत अच्छा जजमेंट है, प्रिंसिपल्स भी बहुत अच्छे से ले डाउन हुए हैं, जिसमें ले डाउन हुआ था कि टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन इज एडमिसिबल प्रोवाइडेड फर्स्ट द कन्वर्जेशन इज रेलेवेंट टू द मैटर इन इशू, सेकेंडली देर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस, thirdly the accuracy of the tape recorded conversation is proved by eliminating the possibility of erasing the tape record, and a contemporaneous tape record is relevant conversation of a relevant conversation is a relevant fact, and it is admissible under section 6, 7 and 8, and such evidence is also not hit by section 162 of the CRPC. ठीक है, मेरे हिसाब से RM मलकानी is more complete and more accurately lays down the position of law. इनफैक्ट RM मलकानी में एक और पॉइंट हेल्ड किया गया था कि सच कन्वर्जेशन वुड नॉट बी हिट बाय आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ कंपेल्ड टेस्टिमनी, हियर द पर्सन इज़ नॉट कंपेल्ड टू गिव अ टेस्टिमनी अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये भी पॉइंट उठाया गया था इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इट इज़ सच कन्वर्जेशन इज़ नॉट हिट बाय आर्टिकल 20। तो मेरे हिसाब से इन सारे पॉइंट्स की वजह से ही RM मलकानी मैं प्रेफर करूँगा आप हमेशा कोट करें। सिमिलरली RM मलकानी ने टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन के लिए एक और पॉइंट होल्ड किया था कि सच टेप रिकॉर्डेड कन्वर्जेशन इज़ वायलेटिव ऑफ राइट टू प्राइवेसी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू प्राइवेसी इज़ नॉट अ चार्टर फॉर लॉलेसनेस, ठीक है। कोर्ट ने ये बात ले डाउन की कि प्रोटेक्शन इज़ नॉट फॉर द गिल्टी सिटीजन अगेंस्ट द एफर्ट ऑफ द पुलिस टू विंडिकेट द लॉ एंड प्रिवेंट करप्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। द प्रोटेक्शन इज़ इंटेंडेड फॉर द इनोसेंट सिटीजन्स, कि अगर इनोसेंट सिटीजन की फ़ोन टैपिंग होती है या उनको ट्रैप किया जाता है तो उनको प्रोटेक्ट करता है कोर्ट, ठीक है। इनको नहीं, गिल्टी सिटीजन्स को नहीं प्रोटेक्ट करेगा कोर्ट। तो कोर्ट ने आर्टिकल 21 में जो राइट टू प्राइवेसी का भी पॉइंट जो उठाया जा रहा था उसको भी ले ऑफ कर दिया, बोला था कि नहीं, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का कोई वायलेशन नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट चार्टर फॉर लॉलेसनेस। तो अगर पुलिस लॉ को विंडिकेट कर रही है एंड इट इज़ प्रिवेंटिंग द करप्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट एंड फॉर दैट पर्पस इट पुट्स अ टेप रिकॉर्डर एंड लेट्स द अक्यूज पर्सन आस्क फॉर ब्राइब हिमसेल्फ and later uses that tape recorded evidence inside the courtroom, that is not infringement of article 20 or 21। राइट टू प्राइवेसी का भी पॉइंट सक्सीड नहीं करेगा, ठीक है। ये भी RM मलकानी में हेल्ड हुआ था। सो इन अकॉर्डेंस टू मी आप RM मलकानी ही कोट करिएगा। दैट इज़ अ वेरी 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 गुड जजमेंट ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे अगर आपने ये 4 पॉइंट मेंशन करना इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब हम एक और दूसरे पॉइंट पे आते हैं। वो है कि अगर मान लीजिए कोई एविडेंस रेलेवेंट है, ठीक है, एविडेंस रेलेवेंट है, लेकिन आपने इलीगल तरीके से उस एविडेंस को ऑब्टेन किया है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, एविडेंस रेलेवेंट है लेकिन आपने एज अ पुलिस ऑफिसर और द प्रोसिक्यूशन और एनी अदर पर्सन, चाहे आप डिफेंस हो चाहे आप जो भी हो, आपने जो एविडेंस है इलीगल मीन से ऑब्टेन किया है। मान लीजिए आपने चुरा के एविडेंस ऑब्टेन किया है, आपको पता है एक सीक्रेट फाइल है आपके फेवर में, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपको लगता है कि ये जो सीक्रेट फाइल है ये अक्यूज के ख़िलाफ़ केस प्रूव कर देगी, और आपको पता है कि अक्यूज की पहुंच हायर ऑफिसर्स में भी है और वो परमिशन ऑब्टेन नहीं करने देगा आपको फाइल लेने के लिए। तो आप क्या करते हैं, एक दिन ऐसे ही फाइल उठा लेते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इट टू द कोर्ट। सिमिलरली अगर आप अक्यूज्ड हैं तो आप अपने फेवर का कोई एविडेंस कहीं से इलीगल मीन से निकाल लेते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई अगर रेलेवेंट एविडेंस है जिसको इलीगल मीन से ऑब्टेन किया गया है, चाहे केस सिविल हो या क्रिमिनल हो, क्या ऐसा एविडेंस कंसिडर किया जाएगा? अब इस पे सबसे पहले कि इंग्लिश केस था आर वर्सेस लिएथम, इसमें बोला गया था कि इट मैटर्स नॉट हाउ यू गेट इट, इफ़ यू स्टील इट इवन इट वुड बी एडमिसिबल इन एविडेंस एज लॉन्ग as the evidence is not tainted by the inadmissibility of confession of guilt, and if it is legally obtainable and it is relevant, then in that situation the court will not say that you have obtained the evidence by illegal means and hence we will not admit it। बस लॉ में बार नहीं होना चाहिए, लॉ में एडमिसिबिलिटी का बार नहीं होना चाहिए। अगर एविडेंस रेलिवेंट है और एडमिसिबल है तो आपने इलीगल मीन से भी ऑब्टेन कर लिया तब भी डजंट मैटर, ठीक है। अगर आपने चुरा भी लिया तब भी डजंट मैटर। इसी पॉइंट को आंसर करते हुए पुष्पा देवी एम जातिया वर्सेस ML वाधवान में, which was decided on 29th April 1987, the Supreme Court said that the test to be applied both in civil and criminal cases in considering whether the evidence is admissible is whether it is relevant to the matters in issue. If it is admissible and the court is not concerned how it was obtained. Similar was the position of point in Magraj Patodia versus R.K. Birla and others. In this case also the Supreme Court said that the fact that the document which was procured by improper or even illegal means could not bar its admissibility provided it is relevant and its genuineness is proved. Similar point was also held in R.M. Malkani versus State of Maharashtra. Alright. अब हम आ जाते हैं डॉग ट्रैकर एविडेंस पे, इस पे भी थोड़ी बात कर लें। अब देखिए, डॉग ट्रैकर एविडेंस पे एक 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला है कि एज अ जनरल रूल डॉग ट्रैकर का जो एविडेंस है वो एडमिसिबल तो है पर उसका कोई वेट ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। इट इज़ एडमिसिबल बट इट इज़ नॉट ऑफ मच वेट। Similarly, in Gade Lakshmi Mangaraju alias Ramesh versus State of Andhra Pradesh, decided on 10th of July 2001, Supreme Court reiterated that we are of the view that criminal courts need not much be bothered about the evidence based on sniffer dogs due to inherent frailties adumbrated
And although we cannot disprove the investigative agency employing the use of such sniffer dogs for helping investigation to track down criminals, but judicial authorities cannot use the sniffer dog evidence in order to convict an accused person. ठीक है, एक तरीके से वो यही कह रहा था. लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत अच्छे से स्निफर डॉग एविडेंस पे एलैबोरेट किया. और मेरे हिसाब से द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट डिजर्व्स एन अप्रिसिएशन, क्योंकि इट इज़ वे बेटर देन द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस पॉइंट. क्योंकि ना उन्होंने पूरी जितनी भी पोजीशन है ना स्निफर डॉग एविडेंस की बहुत अच्छे से डील की है. देखिए एग्ज़ाम में आप यही आंसर करेंगे कि इट इज़, इस पे कन्विक्शन नहीं बेस हो सकता, ये एडमिसिबल तो है बट इट इज़ नॉट ऑफ मच वेट. लेकिन जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो यू नीड टू बी कंसर्न विद द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. बाबू मकबूल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र डिसाइडेड ऑन 7 अक्टूबर 1992. अब इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ टेस्ट रखे हैं और मेरे से लिख के ले लीजिए. कुछ ही सालों में ये जो जजमेंट है ना बॉम्बे हाई कोर्ट का, इसको सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करेगा अपने जजमेंट में, क्योंकि ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट यही करता है. तो इस जजमेंट में बोला गया था कि व्हाट द कोर्ट्स हैव इंसिस्टेड अपॉन इज दैट द एविडेंस मस्ट पास द टेस्ट ऑफ स्क्रूटिनी एंड रिलायबिलिटी एज इन केस ऑफ एनी अदर एविडेंस. देन द फॉलोइंग गाइडलाइंस मस्ट बी borne in mind. A, that there must be reliable and complete record of the exact manner in which the tracking was done, and to this extent a panchnama in respect of a dog tracking evidence will have to be clear and complete. It will have to be properly proved and will have to be supported by the evidence of the handler. Then test B, it will be essential that there are no discrepancies between the version as recorded in the panchnama and the evidence of the handler as deposed to before the court. Then we come to test C. The evidence of the handler will have to be independently pass the test of cross examination. Dog handler की बात हो रही है यहाँ पर. Then we come to test D. Material will have to be placed before the court by the handler, such as the type of training imparted to the dog, its past performance, achievements, reliability, etc., and supported if possible by documents. अब हाई कोर्ट फिर बोलता है, इट इज़ साइंटिफिकली एक्सेप्टेड दैट डॉग्स आर रेटेड एज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट एनिमल्स एंड दैट सम ऑफ देयर सेंसिबिलिटीज आर ऑफ अ वेरी हाईली डेवलप्ड and extremely reliable capacity. It is also to be noted that there are some breeds of dogs and some strains which are specifically utilized for hunting and tracking because of their abnormally high talents. If the dog belongs to one of these categories and it is shown to the court that it has been specially trained for the purpose of detection, not only would the dog tracking evidence will be admissible, but it can be relied upon as being evidence of a very high caliber. देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बात कही. तो मेरे हिसाब से देखिए प्रैक्टिस के लिए प्योरली ये आप एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं लिखेंगे. एग्ज़ाम में आपको सिर्फ और सिर्फ अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और गड़े लक्ष्मी मंगाराजू एलियास रमेश वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जजमेंट ये यूज़ करना है. ठीक है, जो कहता है कि एडमिसिबल तो है पर इसका कोई वज़न नहीं है, इसका कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ज़्यादा, इसको कन्विक्शन के लिए तो यूज़ ही नहीं किया जा सकता. बट प्रैक्टिस के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का बाबू मकबूल शेख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ वेरी गुड. अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हैं तो आप प्रोसिक्यूशन की साइड से एक्सेल लड़ेंगे, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस जजमेंट बिकॉज यू हैव टू सपोर्ट द स्टेट. तो डॉग ट्रैकिंग एविडेंस हो गया. अब हम दो और चीज़ों पे आते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है. एक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और दूसरा प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. ये देखिए बेसिक कंसेप्ट हैं, ये वर्ड्स अक्सर सुनने को मिलते हैं पर इनकी मीनिंग किसी को नहीं पता. तो क्रिमिनल ट्रायल में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के लेवल का. ठीक है, अब ये कहीं डिफाइंड नहीं है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या है. अब देखिए कई जूरिस्ट ने बोला है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब है कि कोर्ट 90% श्योर है या उसके ऊपर. अब ध्यान रखिएगा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता इन सारी चीज़ों का. In fact, there was this book by Glanville Williams, Mathematics of Proof. उसमें ये बातें की गई थी कि 90% के ऊपर एक तरीके से लमसम इलस्ट्रेशन देने के लिए कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को आप ऐसे मान सकते हैं कि 90% के ऊपर कोर्ट श्योर है.
तो अभी भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डिफाइंड नहीं है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बताया इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस धरकोले एलियास गोविंद सिंह एंड अदर्स विच वॉज डिसाइडेड ऑन 29 अक्टूबर 2004 दैट कि द स्टैंडर्ड ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज ऑफ अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, पहली बात, लेकिन ये कोई एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड नहीं है। सो व्हाट डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी अमाउंट्स टू प्रूफ इज एन एक्सरसाइज पर्टिकुलर टू ईच केस। तो कोर्ट कह रहा है कि हर केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे पता चलेगा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट केस प्रूव हो रहा है या नहीं। इस पर कोई हम एब्सोल्यूट नंबर नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे नहीं होती हैं। पर कोर्ट ने फिर भी एक डेफिनेशन दी। कोर्ट ने बोला डाउट्स वुड बी रीजनेबल इफ दे आर फ्री फ्रॉम जेस्ट और एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन। लॉ कैन नॉट अफोर्ड एनी फेवरेट अदर देन द ट्रुथ। लॉ का एक ही फेवरेट है, ट्रुथ, सत्य, सच्चाई। टू कॉन्स्टिट्यूट रीजनेबल डाउट it must be free from an over emotional response. Doubts must be actual and substantial doubts as to the guilt of the accused person arising from the evidence or from the lack of it, as opposed to mere vague apprehensions or a hypothesis. A reasonable doubt is not an imaginary, trivial or merely possible doubt, but it is a fair doubt based on reason and common sense. So it must grow out of the evidence in the case. तो मेरे हिसाब से जजमेंट बहुत अच्छा है टू डिफाइन ऑल ऑफ दिस। कई जूरिस्ट ने, इंटरनेशनल जूरिस्ट ने 90% का डेटा बोला है। मैं भी इसलिए आपको बोल रहा हूँ ये समझने के लिए। ग्लेनविन विलियम्स ने भी अपनी बुक में यही बोला था, ये कोई सेट इन स्टोन चीज़ नहीं है, ये हम बोलने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, कि जिससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाए। पर अगर आपको कभी भी रीजनेबल डाउट डिफाइन करना हो तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस धरकोले का जजमेंट ज़रूर यूज़ करिएगा, क्योंकि मोस्ट पीपल हैव नो आइडिया कि रीजनेबल डाउट क्या है। इसी केस में कोर्ट ने बोला ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है टू डिटरमाइन करने का कि क्या प्रोबेबिलिटी है क्या नहीं है। डाउट्स को बोला गया है कि वो इमेजिनरी नहीं होने चाहिए, वो रीज़न और कॉमन सेंस पे बेस होने चाहिए, तभी रीजनेबल डाउट कहे जा सकते हैं, ठीक है। दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम जेस्ट और एब्स्ट्रैक्ट स्पेकुलेशन। सिमिलरली कोर्ट ने इस केस में ये भी बोला कि a reasonable doubt is not imaginary, trivial or mere possible doubt, but it is a fair doubt which is based on reason and common sense. So you can use this case if you want to say. तो criminal law में reasonable doubt, beyond reasonable doubt आपको केस प्रूव करना पड़ता है if you are the prosecution. सिविल केस में क्या होता है? सिविल केस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है उसको कहते हैं प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, और ये सिविल लॉ का बर्डन होता है। अब प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ को कई लीगल स्कॉलर्स ने डिफाइन किया है इसी बुक में। ग्लेनविन विलियम्स में इसकी भी बात की गई थी, ग्लेनविन विलियम्स ने इसकी भी बात की थी और बोला था कि प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज ऑफ एन एविडेंस स्टैंडर्ड विच मीन्स कि एविडेंस जो है एटलीस्ट 51% प्लेंटिफ के फेवर में, कि एविडेंस जो है it shows the favor to the plaintiff story and outcome at least to the level of 51%, ठीक है। ये एक सोचने का तरीका है जो बताया जा रहा है, ठीक है। ये वैसा नहीं है कि आपको एकदम से यही अज्यूम करना है कि 50% बन रहा है, 60% बन रहा है। ये सिर्फ एक सोचने का तरीका बताया गया है जिससे आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। वैसे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को भी कई जूरिस्ट ने बोला 90%, 95% या 99% श्योर, ऐसा बोला जाता है। पर ध्यान रखिएगा, इट इज़ ओनली देयर टू मेक यू थिंक। ये कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला कोर्ट में चलता नहीं है, बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट। इसे सोचने में आपको आसानी हो जाए इसलिए आपको समझा रहे हैं कि क्या होता है। अब प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की एक डेफिनेशन होती है कि आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस ऑफ बोथ पार्टीज इन द सिविल केस, इफ द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट द केस ऑफ द पार्टी इज प्रोबेबल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन एविडेंस, then the court may give a judgment in the civil case on the basis of preponderance of probabilities. तो देखिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से ये ऑफकोर्स लोअर लेवल का होता है, क्योंकि अगर आपने मान लिया कि एविडेंस देखते हुए आपको लगता है कि प्लेंटिव की स्टोरी प्रोबेबल लग रही है, एविडेंस भी इसके फेवर में आ रहा है और डिफेंस का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम कह सकें उसका एविडेंस प्रोबेबल है, तो ऐसे केस में यू हैव द ऑप्शन टू गो विद द प्रोबेबिलिटीज। दैट इज़ नॉट द ऑप्शन अवेलेबल इनसाइड अ क्रिमिनल ट्रायल। वहाँ पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है,
ठीक है। तो सिविल ट्रायल में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो क्या है? प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्रिमिनल ट्रायल में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब हम आते हैं एक बात पे, कॉर्पस डिलिक्टी पे, कि कॉर्पस डिलिक्टी का प्रूफ देना ज़रूरी है या नहीं। अब कॉर्पस डिलिक्टी की लिटरल डेफिनेशन है, लिटरल मतलब पहले मैं बता दूं, ये लैटिन शब्द है, इसका लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो मतलब बनता है बॉडी ऑफ क्राइम, और प्लूरल इसका होता है कॉर्पोरा डिलिक्टी। So it is a term which refers to the jurisprudential principle that the crime must be proved to have occurred before a person can be convicted of committing a crime। ठीक है, तो एक मर्डर केस में कॉर्पस डिलिक्टी क्या होती है? ऑब्वियसली डेड बॉडी। मर्डर केस में कॉर्पस डिलिक्टी क्या हुई? डेड बॉडी हुई। तो जनरली प्रोसिक्यूशन डेड बॉडी को साबित करता है कि द पर्सन इज डेड और ही डाइड ड्यू टू दिस रीजन और द अदर रीजन। तो वो तो ठीक है कि जनरल रूल में कॉर्पस डिलिक्टी को प्रूव किया जाता है लाइक एनी अदर फैक्ट। लेकिन उन केसेस में क्या करेंगे जहाँ पे कॉर्पस डिलिक्टी है ही नहीं? लेट अस सपोज अक्यूज्ड ने डिसीज्ड को मारने के बाद इंसिनरेटर में डाल दिया डेड बॉडी को राख बना दिया और फेंक दिया कहीं जाके। तो कहाँ से प्रूव करेगा प्रोसिक्यूशन की बॉडी में क्या था, किस कारण से मरा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, बॉडी जला दी गई, या अक्यूज्ड ने अबडक्ट करने के बाद डिसीज पर्सन को ऐसी जगह पे फेंक दिया डेड बॉडी को कि उसकी रिकवरी इम्पॉसिबल है। मान लीजिए समुद्र में फेंक दिया, शार्क खा गई, व्हाट वुड यू डू? ऐसे में क्या प्रूव करेंगे? तो ऐसे केसेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आंसर दिया है सेवका पेरुमल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, डिसाइडेड ऑन 7 मई 1991। ये बहुत ही पुराना प्रिंसिपल है जो रिटरेट किया है, और प्रिंसिपल ये है कि ना ट्रायल फॉर मर्डर it is not an absolute necessity or an essential ingredient to establish corpus delicti. The fact of death of the deceased must be established generally like any other fact. But corpus delicti in some cases may not be possible to be traced or recovered. Take for instance a murder that was committed and the dead body was thrown into the flowing tidal river or a stream, or the dead body was burned out. So it is unlikely that the dead body may be recovered. If the recovery of dead body therefore is an absolute necessity of convicting an accused, then in many cases the accused would manage to see that the dead body is destroyed, etc. And that would afford a complete immunity to the guilty from being punished and would escape even when the offense of murder is proved. What therefore is required to base a conviction for an offense of murder is that there should be reliable and acceptable evidence that the offense of murder, like any other factum of death, was committed, and it must be proved by direct or circumstantial evidence, although the dead body may not be traced. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रिंसिपल बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि अगर जहाँ पे डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है, डिस्ट्रॉय कर दी है अक्यूज ने या कुछ भी कर दिया है, और डेड बॉडी की रिकवरी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से या डायरेक्ट एविडेंस से भी आप फैक्ट ऑफ डेथ प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उन एक्सेप्शनल केसेस में जहाँ पे डेड बॉडी डिस्ट्रॉय की जा चुकी है, उसकी रिकवरी अनलाइकली है, या बॉडी गायब हो चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन में भी यू कैन प्रूव द फैक्टम ऑफ डेथ लाइक बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और डायरेक्ट एविडेंस। ठीक है, अब हम आते हैं केस पे, जैसलीन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अब इसमें एक मैक्सिम से डीलिंग हुई थी और मैं चाहता हूँ आप ये मैक्सिम याद करिए। और किस लिए याद करिए? इसलिए याद करिए ये बताने के लिए कि ये मैक्सिम इंडिया में अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, मैक्सिम का नाम है फॉल्सस इन ऊनो फॉल्सस इन ओमनिबस। ठीक है, अब इसका मतलब है कि अगर विटनेस एक बार झूठ बोल रहा है तो हर बार झूठ बोल रहा है, हर चीज़ उसकी झूठी है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जैसलीन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बोला था कि फॉल्सस इन ऊनो फॉल्सस इन ओमनिबस इज डज नॉट हैव अ जनरल एक्सेप्टेंस, nor it has the status of a rule of law. It is merely a rule of caution. ठीक है, the doctrine merely involves the question of weight of evidence which the court may apply in the given set of circumstances, but it is not a mandatory rule of evidence. The doctrine is a dangerous one, especially in India, for if the whole body of the testimony were to be rejected because the witness was evidently speaking untruth in some aspect, it is to be feared that the administration of criminal justice would come to a dead stop. Witnesses just cannot help in giving embroidery to a story, however true in the main.
Therefore, it has to be appraised in each case as to what extent the evidence is worthy of acceptance, and merely because in some respects the court considers the same to be insufficient for placing reliance on the testimony of a witness, it does not necessarily follow as a matter of law that it must be disregarded in all respects as well. The evidence has to be shifted with care, and the maxim falsus in uno, falsus in omnibus is not a sound rule of reason, because we hardly come across the evidence come across the witness whose evidence does not contain a grain of untruth or at any rate of exaggeration. देखिए मैं आपको और तरीके से बता देता हूँ. देखिए कोर्ट के सामने ना 3 तरीके के विटनेस होते हैं. एक तरीके का विटनेस होता है जो सिर्फ सच बोलता है, ठीक है, जो ओनली रिलायबल है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट की बात नहीं है. एक कैटेगरी ऑफ विटनेस होता है जो सिर्फ झूठ बोल रहा है, जो ओनली अनरिलायबल है, तो इसमें भी डिस्प्यूट की बात नहीं. पर एक तीसरी कैटेगरी है जिसकी वजह से थोड़ा नुआंस हो जाते हैं ट्रायल कोर्ट्स. क्या होता है कि विटनेस इज स्पीकिंग द ट्रूथ बट ऑल्सो फॉल्सहुड. कुछ कुछ जगह झूठ बोल रहा है, कुछ कुछ जगह सच बोल रहा है, तो ही इज नॉट आइदर वोनली रिलायबल नॉट वोनली अनरिलायबल. तो ये बीच में है, ये बीच में फॉल कर रहा है. तो इस कैटेगरी के पर्सन में दिक्कत आती है. तो अगर फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस का रूल अप्लाई करता तो इनका एविडेंस बाहर फेंक दिया जाता है ना. पर इंडिया में नहीं अप्लाई करता है ये रूल. इंडिया में कोर्ट्स की ड्यूटी है टू फाइंड ट्रुथ एंड सेपरेट इट फ्रॉम फॉल्सहुड. तो कोर्ट को ऐसे विटनेस की टेस्टिमनी बहुत स्क्रूटनाइज करनी होगी, देखना होगा इसकी क्या बात सच है और इसकी क्या बात झूठ है, ये कोर्ट पता लगाएगा. तो इंडिया में याद रखिएगा फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस का रूल अप्लाई नहीं करता, ठीक है. सो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ फॉल्सस इन उनो फॉल्सस इन ओमनिबस. ये जैसलीन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एक और केस पे अथॉरिटी है कि माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस will not affect the case of the prosecution or the defense. देखिए विटनेस की जो टेस्टिमनी होती है ना, उसमें अगर माइनर कॉन्ट्रडिक्शन है, माइनर एम्बेलिशमेंट है या माइनर एरर्स हैं उसकी टेस्टिमनी में, तो दैट विल नॉट इम्पीच हिज टेस्टिमनी, दैट विल नॉट डिस्ट्रॉय हिज टेस्टिमनी. लेकिन अगर उसकी टेस्टिमनी में मटेरियल एरर्स हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिमनी में मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं. लेट अस सपोज, एक आपको एग्जांपल ले देता हूँ मटेरियल एरर का, कि विटनेस डिपोज करता है कोर्ट में कि जो अक्यूज्ड पर्सन है जिसने क्राइम किया है वो फेयर स्किन्ड है. मैं उसका नाम नहीं जानता, लेकिन जब वो मर्डर कर रहा था तो जो उसकी स्किन का कलर है वो फेयर है. और फिर पुलिस पकड़ के लाती है एक एकदम काले अक्यूज्ड को. तो ऐसे में जब कोर्ट बोलेगा कि आपने अपने स्टेटमेंट में कहा था वो फेयर है, ये आदमी तो फेयर नहीं है, इसका तो स्किन कलर डस्की है, डार्क है, तो अगर विटनेस यहाँ पे बोलता है कि नहीं जो उसका स्किन कलर है वो डार्क है, अब ये मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, दिस इज़ अ मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन. और ऐसे केस में इनकी टेस्टिमनी पे रिलायंस नहीं रखा जाएगा. यहाँ पे मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन है और इनकी टेस्टिमनी इरोड हो जाएगी. कोर्ट कहेगा भाई ये अनरिलायबल है. सिमिलरली अगर मान लीजिए विटनेस कहता है कि जो अक्यूज पर्सन है वो साउथ भागा था, ठीक है, साउथ के डायरेक्शन में भागा था, फिर थोड़े टाइम बाद बोलता है नहीं वो साउथ नहीं भागा था, वो नॉर्थ भागा था. अब देखिए एक ही आदमी एक ही वक्त पे साउथ और नॉर्थ दोनों जगह तो भाग नहीं सकता. तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट कहेगा भाई ये मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन है. तो देखिए फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन होगा, ये कोई कट एंड राइट आंसर नहीं होता इसका, इलस्ट्रेशन का है. अगर आपको मन करे आप मुझसे और पूछ सकते हैं कि और कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन के, मैं आपको बहुत बता सकता हूँ, बट इट इज़ इलस्ट्रेटिव इन नेचर, ठीक है. फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे डिटरमाइन होगा कि क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज हैं और क्या नहीं. तो रूल याद रखिए, नॉर्मल डिस्क्रिपेंसीज एंड माइनर discrepancies do not corrode the credibility of the party's case, while material discrepancies or material contradictions will erode the credibility of the party's case. ये रूल याद रखिएगा, ठीक है. So I think for today that would be enough, and I hope that you learned something new regarding this. And from tomorrow we will deal with some aspect of DNA evidence and blood test. And after that we'll start reading the Indian Evidence Act. ठीक है, अभी हम preliminary concepts पे एक और lecture बताएंगे. So that is it for today. I'll see you tomorrow.